खबरदार तक की पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामना। नववर्ष 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो। खबरदार तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है गाइड। यह फिल्म वर्ष 1965 में रुपहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मों में शुमार थी। यह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें फिल्म फेयर के 4 प्रसिद्ध पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नवाजा गया था। इस फिल्म के निर्देशक थे विजय आनंद और इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान ने मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई थी, जबकि लीला चिटनिस, किशोर साहू आदि कलाकारों ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक शास्त्रीय नृत्यों के दृश्यों का दृश्यांकन किया गया था। कई मधुर गीतों का समावेश किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.डी. बर्मन और फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और एस.डी. बर्मन ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। हो कांटों से चीर के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, हो कोई ना रोको दिल के उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। पिया तो से नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय, हाय हाय सैया बेईमान। मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय, हाय सैया बेईमान। तेरे मेरे रूप में अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाए राहें हम एक संग हैं। तेरे मेरे रूप में अब एक रंग है, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ दम ले ले,
दम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। फिल्म गाइड की कहानी की शुरुआत एक जेल के दृश्य से होती है। इस जेल से राजू, जो उदयपुर का एक प्रसिद्ध गाइड है और जिसकी भूमिका देव आनंद ने निभाई है, अपनी सज़ा काटकर जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आकर वह अपने शहर उदयपुर को आश्चर्य भरी निगाहों से देखता है कि यह वही शहर है जिसने इसे प्रसिद्धि भी दिलाई और बदनामी भी। प्रसिद्धि इस कदर कि यहाँ जो कोई भी टूरिस्ट आता इसको ही टूरिस्ट गाइड के रूप में अपनाता था, और बदनामी इस कदर कि माँ का साथ छूटा, दोस्तों का साथ छूटा, यहाँ तक कि गाइड का काम भी छूट गया। फिर वह इस शहर को छोड़कर दूसरी शहर में जाकर कुछ करने का मन बना कर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर के लिए प्रस्थान कर जाता है। काम नहीं रहने के कारण उससे उत्पन्न अर्थाभाव ने इसे बेचारा बना दिया है। बेचारगी की हालत में यह इधर उधर भटकता रहता है। तभी एक दिन जब यह साधुओं की एक मंडली को उधर से कहीं जाते हुए देखता है तो यह खुद भी साधुओं की उस मंडली में शामिल हो जाता है। रात गहराने पर साधुओं की यह मंडली एक गांव के समीप स्थित एक पुराने निर्जन मंदिर में रात्रि विश्राम करता है और सुबह उठकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाता है। इन साधुओं में से एक साधु वहां प्रस्थान करने से पूर्व राजू को ठंड से ठिठुरते देख उसे बसंती चादर शरीर पर डाल देता है और राजू उस चादर को ओढ़कर सोया रहता है। अगले दिन जब भोला, जिसकी भूमिका गजानन जगीरदार ने निभाई है, गांव के एक छोर पर स्थित प्राचीन मंदिर के समीप से गुजर रहा होता है तो लंबे समय से बिना पुजारी वाले इस मंदिर में राजू को भगवा चादर ओढ़े सोया देख इसे महान पंडित समझ लेता है। वह राजू को स्वामी जी कहकर संबोधित करने के साथ उससे अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करता है। इस पर राजू मनुष्यों के जन्म से लेकर मरण तक तरह तरह के कष्ट का होना और फिर कष्टों की समाप्ति के पश्चात आनंद के होने की एक नियति बताते हुए भोला को पैसा या अन्य किसी संसाधनों से जुड़े कष्टों में किसी प्रकार की मदद नहीं करने की बात करता है। इस बात को सुनने के बाद भोला स्वामी जी को और बड़ा सिद्ध पुरुष मानते हुए बताता है कि दरअसल उसकी परेशानी की वजह उसकी सौतेली बहन है। इसने उसका ब्याह तय कर दिया है लेकिन अब वह शादी करने से साफ इनकार कर रही है। इस पर राजू भोला से एक बार फिर खुद को एक सामान्य व्यक्ति होने की बात बताते हुए अपनी बहन को लेकर आने के लिए कहता है। अपनी बहन को मंदिर में एक सिद्ध स्वामी जी के आने की बात कहकर भोला अगले दिन अपनी बहन को लेकर स्वामी जी के पास आता है। राजू उसे समझाता है कि अभी तो उसका सौतेला भाई उसकी देखभाल करता है, लेकिन विभिन्न कारणों से यह हमेशा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह ब्याह कर लेती है तो पति के घर में पति और उसके बच्चे उसकी देखभाल करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। स्वामी जी की कही बात को मानकर जब भोला की बहन शादी कर लेती है तब भोला पूरे गांव में स्वामी जी की प्रशंसा करता है। सारे गांव के लोग अब अपने कष्टों के निवारण के लिए राजू यानी स्वामी जी के पास आते हैं। वहाँ का स्थानीय पुजारी जो लोगों को पूजा पाठ के नाम पर ठगता है, स्वामी जी की प्रसिद्धि से जलता भुनता रहता है। एक दिन जब सारे ग्रामीण स्वामी जी का विशेष आदर सत्कार कर रहे होते हैं तभी दोनों पंडित वहाँ पहुँच जाते हैं और स्वामी जी अर्थात राजू को उपनिषद का एक श्लोक पुण्यमिदम पुण्यादः का अर्थ बताने के लिए कहता है। नहीं बताने की स्थिति में वे दोनों राजू पर संस्कृत नहीं जानने का ताना मारते हैं। तब स्वामी बना राजू अंग्रेजी का कुछ वाक्य कहकर दोनों पंडितों से उसका अर्थ पूछता है और नहीं बताए जाने की स्थिति में उस पर भी यह कहते हुए उल्टा तंज करता है कि जब अंग्रेजी नहीं जानते हो तो इसका अर्थ कहाँ से जानोगे। इसके बाद ग्रामीण स्वामी जी का और बढ़कर आदर सत्कार करने लगते हैं। खुद को तिरस्कृत होता देख दोनों स्थानीय पंडित इसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जेल से रिहाई की निर्धारित तिथि को राजू के जेल से निकलने पर उसे लेने उसकी माँ, जिसकी भूमिका लीला चिटनिस ने निभाई है, और उसकी प्रेमिका जिसे उसने रोजी से नरनी बनाया है और जिसकी भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है, जेलर से मिलने के लिए आती हैं। जेलर उन दोनों को यह बात बताता है कि अच्छे चाल चलन और व्यवहार की वजह से राजू को उसकी निर्धारित सजा अवधि 2 वर्ष से 6 महीने पहले ही सजा मुक्त कर जेल से छुट्टी दे दी गई। जेलर राजू की मां से यह कहता है कि नरनी जी तो इस समय विदेश में थी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी। लेकिन आपको इस बात की जानकारी कैसे नहीं मिली?
साथ ही वह राजू के अब तक घर नहीं पहुंचने को लेकर भी आश्चर्य व्यक्त करता है। इसके बाद राजू की मां भारी मन से अपने घर जाने लगती है। तब नलिनी भी जेलर से कहकर अपने घर लौटने लगती है। नलिनी राजू की मां से अपनी गाड़ी में बैठकर घर चलने के लिए कहती है, लेकिन राजू की मां इनकार कर देती है। तब वह उसके चरण पकड़ लेती है। इस पर राजू की मां उसे हंगामा खड़ा नहीं करने की बात करती है। तब नलिनी उससे यह कहती है कि अगर आप मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं भी इससे बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगी। यह सुन राजू की मां नलिनी की गाड़ी में बैठकर अपने घर आती है। नलिनी भी उसके साथ साथ अंदर आती है और कहती है, आप मेरे प्रति चाहे जितनी दुर्भावनाएं पाल लें, लेकिन मैं आपको पूरी सद्भावना के साथ देखती हूँ, क्योंकि आप मेरी प्रेमी जिससे मैं शादी करने वाली हूँ उसकी माँ हैं। फिर वह अपनी उस कहानी को दोहराती है कि कैसे वह ब्याहता होते हुए भी उसके कुंवारे बेटे राजू के संग ब्याह करने का सपना देखती थी। वह बताती है कि इसकी माँ कोठे वाली थी और नृत्य संगीत का संचालन करती थी, लेकिन इसकी माँ यह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी कोठे वाली ही हो। ऐसे में उसने इसे अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलवाई ताकि मैं किसी रईस व्यक्ति के साथ शादी कर कोठे के इस दलदल से निकलकर अपनी ज़िंदगी संवार सकूं। माँ की सोच पर चलती हुई मैं भी कोठे की ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन कोठे पर होने वाले संगीत से मुझे काफ़ी जुड़ाव था। मैं वहाँ शास्त्रीय नृत्य में भाग लेती थी। मेरी सुंदरता पर मुग्ध होकर एक अमीर अधेड़ उम्र का पुरातत्वविद मार्को, जिसकी भूमिका किशोर साहू ने निभाई है, मेरा हाथ मांगने मेरे माँ के पास आता है। वह मेरी माँ से यह शर्त रखकर कि मैं उसके यहाँ न तो पैरों में घुंघरू बांधूंगी और नाचूंगी भी नहीं, मेरे साथ ब्याह कर मुझे अपना घर ले आता है। यहाँ उसका एक बड़ा आलीशान कोठी है। यहाँ जीवन की हर सुख सुविधाओं की सामग्री उपलब्ध है। इन तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद यह खुश नहीं रहती है। इसके खुश नहीं रहने की वजह यह है कि मार्को के पास इसके साथ बिताने के लिए वक्त नहीं होता है। वह हर वक्त किताबों और पुरातात्विक खोजों की दुनिया में खोया रहता है। एक दिन मार्को अपनी पत्नी रोजी को लेकर उदयपुर इस उद्देश्य से आता है कि यहाँ का पुरातात्विक अवशेष वाली गुफाओं में अपना खोज भी करेगा और रोजी को भी शहर घुमाएगा। उदयपुर घूमने के लिए मार्को गाइड के रूप में राजू का ही चयन करता है। राजू अपने मित्र गफूर की कार लेकर मार्को और उसकी पत्नी रोजी को उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए ले जाता है। इस पर मार्को उसे सिर्फ यहाँ की कुछ गुफाओं को दिखाने की बात करता है। इसके बाद राजू उसे वहाँ से कुछ दूर स्थित एक गुफा दिखाने ले जाता है। मार्को को वह गुफा भा जाता है। वह इसके अंदर पुरातात्विक अवशेष को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है। तब राजू उसे पूरी तैयारी के साथ अगले सुबह आने की बात कहता है, क्योंकि एक तो यह गुफा अंदर से कई प्रकार के खतरों से भरा हुआ है, दूसरा यह कि यह गुफा शहर से काफ़ी दूर एकांत में स्थित है, जिस कारण यहाँ भूख लगने पर उसे मिटाने के लिए खाना का भी कोई प्रबंध नहीं है। उसकी पत्नी रोजी को भी इस गुफा में कोई अभिरुचि नहीं है, वह भी जल्दी से यहाँ जाना चाहती है। तब मार्को बड़ी अनिच्छा से सबों के साथ वापस शहर में अपने डेरा पर आ जाता है। अगले दिन जब राजू गफूर के साथ मार्को दंपत्ति को घुमाने के लिए जाने लगता है, तब वह कमरे के अंदर से मार्को और उसकी पत्नी रोजी के घूमने को लेकर होने वाले बहस को सुनता है। मार्को पुरातत्व कन्वेंशन के लिए गुफा जाना चाहता है। इस पर उसकी पत्नी रोजी कहती है कि जब उसे यहाँ भी सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना था तो इसे साथ में लेकर आया ही क्यों। इस पर मार्को कहता है कि वह तो अपने काम को लेकर उस गुफा में ही जाएगा। ऐसे में अगर वह इसके साथ नहीं जाना चाहती है तो यहीं डेरा में बैठी रही। यह सुनकर राजू कमरे के अंदर जाकर दोनों को समझाता है कि वह दोनों की समस्याओं का समाधान कर देगा। इसके बाद वह पहले मार्को को उस गुफा में ले जाकर एक स्थानीय व्यक्ति का साथ देकर छोड़ देता है और फिर वहाँ से गफूर के साथ वापस आकर रोजी को शहर घुमाने के लिए डेरा आ जाता है। जब रोजी कार में बैठ जाती है तो वह एक बड़े महल के पास जाकर कार रुकवाता है और उस महल की प्रशंसा में चंद पंक्तियाँ बोलने लगता है। इस पर रोजी कहती है कि मुझे यह महल वहल नहीं देखना है, हाँ अगर यहाँ सपेरों की कोई बस्ती है तो मुझे वहाँ ले चलो। इसके बाद राजू रोजी को सपेरों की बस्ती में ले जाता है। रोजी जब राजू के साथ सपेरों की बस्ती में आती है तब यहाँ एक सपेरा पहले एक नाग को बिन की धुन पर नचाता है और इसके बाद राजू वहाँ एक लड़की को नागिन डांस करते हुए देखता है और उस लड़की को नागिन डांस करते देख रोजी भी उसके डांस में शामिल हो जाती है और खूब देर तक डांस करते हुए अंत में बेसुध होकर राजू के शरीर पर गिर जाती है।
राजू उसे संभालता है। उसके सुध में वापस आने पर उसे लेकर डेरा आने लगता है। रास्ते में वह राजू से घुंघरू वाला एक पायल खरीदवा देने की बात करती है। पायल खरीद कर वह उसे अपने पैरों में बांध लेती है और फिर छम छम करते हुए सड़क पर चलने लगती है। इसे देखकर सब लोग उसे घूरने लगते हैं। कुछ लोग उसे छेड़ने के उद्देश्य से उसके निकट आने लगते हैं। राजू को लोगों का ऐसा करते हुए देख उसे इससे एकदम करीब आने से रोकता है। फिर वह रोजी से निवेदन करता है कि वह अपने इस घुंघरू वाले पायल को उतार दे। रोजी ऐसा करने से इनकार कर देती है। राजू से कहती है कि अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो वह सड़क के दूसरे किनारे से चले। इसके बाद राजू सड़क के दूसरे किनारे से चलने लगता है। थोड़ी देर इस प्रकार चलने के बाद रोजी राजू से कहती है कि चलो तुम्हारी बात भी मैं मान ही लेती हूँ। फिर वह राजू को अपने पैरों में बंधी घुंघरू वाले पायल को खोल देने का आग्रह करती है। तब राजू उसके पैरों में बंधी घुंघरू वाले पायल को खोल देता है और उसे लेकर डेरा चला आता है। मार्को को यह गुफा खूब भाता है क्योंकि इसके अंदर कई भित्ति चित्र और प्रस्तर मूर्तियाँ खंडित अवस्था में मौजूद हैं और कुछ सही सलामत भी हैं। राजू जब अगले दिन मार्को को उस गुफा में लेकर आता है तब मार्को गर्व सहित राजू से प्रश्न करता है क्या उसे मालूम है कि अब तक किसी अन्य लोगों ने इस गुफा में दिलचस्पी क्यों नहीं ली। लेकिन इससे पहले कि राजू कुछ बता पाता वह खुद ही इसका जवाब भी दे देता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि गुफाओं की इन कलाकृतियों को सजाना संवारना इसके ही हाथों लिखा हुआ है। फिर वह राजू से कहता है कि लेकिन तुम्हें हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जब इस गुफा को लेकर किताब लिखूंगा तो उसमें तुम्हारा भी जिक्र होगा कि तुमने ही मुझे इस गुफा तक पहुंचने में मदद की थी। राजू मार्को को गुफा में छोड़कर वापस जब उसकी डेरा पर आता है तब मार्को का नौकर उसे बताता है कि रोजी की तबीयत बिगड़ गई है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। यह सुनकर राजू अंदर जाता है। तब डॉक्टर इसे बताता है कि रोजी ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, इसकी विशेष निगरानी करने की ज़रूरत है। नौकर जब राजू से यहाँ से अपना घर जाने की बात करता है तब राजू नौकर को कुछ देर और रुकने की बात कहकर जल्दी से इस बात की जानकारी गुफा के अन्वेषण कार्यों में लगे मार्को तक पहुँचाने चला जाता है। मार्को राजू को वापस जाकर रोजी की तब तक देखभाल करने के लिए कहता है जब तक कि वह डेरा पर आ नहीं जाता है। नींद की अवस्था में रोजी मार्को के वहाँ आने की बात बड़बड़ाते रहती है लेकिन मार्को उस रात वहाँ नहीं आता है। रोजी की यह हाल देख राजू उसकी देखभाल के लिए रात में उसके कमरे में ही रुक जाता है। देर रात जब रोजी को होश आती है तब वो राजू को वहाँ पाकर वह उससे प्रश्न करती है कि राजू इतनी रात में उसके कमरे में क्या कर रहा है। तब राजू उसे सब बातें विस्तार से बता देता है कि किस प्रकार उसने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तब डॉक्टर ने हमेशा आपकी निगरानी करने की बात कही थी और यह बात मैंने आपके पति मार्को को भी जाकर बता दिया था। इस पर रोजी कहती है कि यह जानकर भी मार्को अभी तक नहीं आया है। फिर वह खुद को पूरे होशो हवास में आ जाने की बात कहते हुए हैं। तब राजू उसके कमरे से निकलकर बाहर के कमरे में बैठ जाता है। अगले दिन जब मार्को गुफा से डेरा पर आता है और रोजी को यहाँ चंगा पाता है तब वह इस पर तंज कसते हुए कहता है कि तुमने नींद की गोलियाँ आत्महत्या करने के उद्देश्य से नहीं खाई थी, वरना तुम 2-3 गोलियां और ज़्यादा खाकर अपनी जान दे सकती थी। तुम तो सिर्फ मेरा सामीप्य पाने के लिए यह सब नाटक कर रही थी। इस पर रोजी उसे टका सा जवाब देती है कि तुम्हारा सामीप्य पाने के लिए ही तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। तुम्हारे साथ यहाँ आकर भी अगर मैं अकेली ही डेरा में बैठी रहूँगी तो वहाँ अपने घर में ही क्या कमी थी। इस पर मार्को उसे टका सा जवाब देता है कि जब तक मैं इस गुफा का अन्वेषण करता हूँ तब तक तुम इस गाइड को लेकर यहाँ के दर्शनीय स्थल को देखकर अपना मन बहलाओ। यह कहकर मार्को वहाँ से वापस गुफा में अन्वेषण कार्य के लिए लौट जाता है। मार्को के यहाँ से लौटकर गुफा में अन्वेषण करने के लिए जाने के बाद रोजी अब राजू के साथ दिन भर यहाँ के दर्शनीय स्थल को देखने के लिए जाती है और वहाँ से डेरा लौटकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने का अभ्यास करती है। राजू उसके नृत्य को देखकर उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि आप नृत्य बहुत अच्छा कर लेती हैं। यह सुनकर रोजी मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहती है कि संगीत से मुझे बड़ा लगाव है, नाचने गाने में से एक अजीब सी खुशी यहाँ मिलती है। लेकिन मार्को को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर राजू यह कहकर उसका हौसला बढ़ाता है कि वो मार्को के अनुपस्थिति में उससे छिपकर नृत्य के अपने शौक को पूरा किया करे। एक दिन राजू रोजी को लिए हुए गुफा में मार्को के द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्य को दिखाने के लिए ला जाता है। जब तक यह दोनों गुफा में प्रवेश करने लगते हैं तब मार्को के साथ रहने वाला एक व्यक्ति इस दोनों को अंदर जाने से रोक देता है। इसके बाद राजू गुफा की एक दरार से अंदर झांकने लगता है। तब तक रोजी भी यहाँ चली आती है और वह भी उस दरार से ही अंदर का दृश्य देखने लगती है। अंदर मार्को को एक स्थानीय लड़की के साथ रंगरेलियाँ मनाते हुए देख
रोजी जल भून जाती है और इस बात पर मार्को से झगड़ा करने गुफा के अंदर जाने लगती है। तब राजू उसे रोक देता है और वापस डेरा ले आता है। डेरा पर आकर रोजी मार्को के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर एक बार फिर से आत्महत्या करने की सोचने लगती है। इस बार वह छत से कूदकर अपनी जान देना चाहती है, लेकिन तभी राजू वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वह रोजी को समझाता है कि आत्महत्या करना पाप है, ऐसे में आत्महत्या करने और मार्को से चिढ़ने की जगह वह संगीत और नृत्य की शौक को पूरा करने में अपना समय बिताए। रोजी राजू की इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और अपने मन से आत्महत्या करने की बात को पूरी तरह से निकाल देती है। एक दिन संध्या काल में रोजी पूरी तरह से सज संवर कर पैरों में घुंघरू बांधे हुए मार्को से मिलने आती है। जब मार्को गुफा में नहीं रहता है तभी रोजी छिपकर गुफा के अंदर चली जाती है। मार्को के गुफा में आने पर वह बिना अपना चेहरा दिखाए वहां नाचने गाने लगती है। एक सुंदर नृत्यांगना को वहां नृत्य करते देख मार्को के मन में वासना जागृत हो जाती है और वह अपना काम धाम छोड़कर उसके पास चला आता है। लेकिन जैसे ही वह उस नृत्यांगना के चेहरे को देखता है, रोजी को वहां पाकर वह भड़क जाता है। फिर वह रोजी के घुंघरू बांधकर इस प्रकार से नाचने गाने को अपनी प्रतिष्ठा का प्रतिकूल बताता है और उसे वेश्यावृत्ति से जोड़ देता है। इस पर रोजी भी उसे यह कहकर टकासा जवाब देती है कि जिस प्रकार से वह अपने शौक को पूरा करने में लगा हुआ है, वैसे ही यह भी अपना शौक पूरा करने में लगी हुई है। तुमसे शादी करने का यह तो मतलब नहीं कि तुम मनमर्जी करो और मैं सब कुछ चुपचाप सहता रहूं। मैं अब अपने इस शौक को नहीं छोड़ सकती। इस पर मार्को को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे जोरदार झप्पड़ मारकर जिंदगी से बाहर चले जाने के लिए कहता है। तब रोजी भी उसे खरी खोटी सुनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। मार्को से लड़ झगड़ कर रोजी अब कभी भी उसके पास नहीं जाने का मन बना लेती है, लेकिन अब इसके समक्ष एक बड़ी समस्या यह हो जाती है कि अब यह जाए तो कहाँ जाए और करे तो क्या करे। वैसे उधड़ी बुन में डूबती उतराती रहती है कि तभी उसे राजू गाइड की याद आ जाती है, जो अक्सर इसके हौसले को बढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह राजू गाइड के घर पर ही आ जाती है और मार्को के साथ घटी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। तब राजू उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ कौन आया है। इस पर जब उसकी माँ रोजी से उसका परिचय पूछती है, तब रोजी की जगह खुद राजू ही अपनी माँ को सारी बात बता देता है और अब से रोजी के वहीं रहने की बात करता है। इस पर उसकी माँ कहती है उसे तो रोजी के यहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके नाचने गाने को यहाँ के लोग अच्छा नहीं मानेंगे। राजू फिर भी रोजी को यहीं रखने के लिए तैयार हो जाता है। रोजी के राजू के यहाँ रहने और उसके द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करने से बहुत सारे बाहरी लोग राजू के घरों के पास इकट्ठा हो जाते हैं। राजू जब इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो कई बार इस क्रम में राजू की उनमें से कुछ लोगों के साथ झड़प भी हो जाती है। यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाता है। लोग राजू के यहाँ रोजी के रहने और नृत्य का अभ्यास करने को गलत निगाहों से देखते हुए इससे नफरत करने लगता है। माँ के अलावा अब दूसरे लोग भी राजू से रोजी को अपने घर से निकाल देने के लिए कहता है। तब राजू इन सब भीड़ से भिड़ जाता है। इस क्रम में उसका गाइड वाला लाइसेंस भी रद्द हो जाता है। उसका दोस्त गफूर तक उससे झगड़कर उसका साथ छोड़ देता है। उसकी माली हालत भी तेज़ी से ख़राब होने लगती है। फिर भी राजू रोजी को अपने घर से निकालना नहीं चाहता और उसे नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है। घर की यह हालत देख राजू की माँ शहर में काम करने वाले अपने भाई को बुला लेती है। राजू की माँ अपने भाई को यहाँ आने पर सारी बात बताती है। तब राजू का मामा अपनी बहन के पास से उठकर घर के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ रोजी नृत्य का अभ्यास कर रही होती है और राजू उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। यह देख राजू का मामा रोजी को बहुत भला बुरा कहते हुए इस घर से चले जाने के लिए कहता है। तब राजू यह कहते हुए अपने मामा से भिड़ जाता है कि रोजी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इस पर उसका मामा भड़क जाता है और उसे निकम्मा कह देता है और अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाने की बात करता है। तब राजू अपनी माँ से कहीं नहीं जाने की बात कहते हुए अगले दिन से काम पर जाने का मन बना लेता है। मामा से उपालंब सुन राजू अगले दिन काम पर चला जाता है, लेकिन जब शाम में वह घर लौटता है तो यहाँ अपनी माँ को नहीं पाता है। वह रोजी को अपनी माँ को नहीं रोक पाने का उलाहना देता है। तब रोजी कहती है कि उसने इसकी माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके मामा ने इसकी चोटी पकड़कर इसे एक तरफ धकेल दिया और उसकी माँ को जबरन अपने साथ लेकर चला गया। यह सुनने के बावजूद राजू रोजी को अपने पास ही रखता और नृत्य का अभ्यास और जोर जोर से करने के लिए कहता है। इस बीच रोजी और राजू एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। रोजी राजू से विवाह कर जल्दी ही अपने घर में बच्चों की होने की बात करती है, लेकिन राजू अभी कुछ दिन शादी करने से मना कर देता है। राजू रोजी के नृत्य के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, घुंघरू आदि खरीद कर उसे एक व्यावसायिक रूप देता है। इसके बाद वह रोजी को लेकर एक नृत्य के बड़े कार्यक्रम के आयोजक से मिलता है और उससे रोजी, जिसे उसने नलिनी नाम दिया है, को एक प्रसिद्ध नृत्यांगना होने की बात बताते हुए नृत्य के मुख्य कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए कहता है।
इस पर नृत्य का आयोजक यह कहते हुए कि नलिनी नाम की किसी नृत्यांगना का कोई नृत्य इन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, ऐसे में इतने बड़े कार्यक्रम में उसे सीधे कैसे आमंत्रित किया जा सकता है। तब उस पर रौब गांठने के लिए राजू रोजी, जिसे वह नलिनी नाम से प्रचारित कर रहा है, उसके बुरा मानने की बात करते हुए नलिनी से विनयपूर्वक एक नृत्य प्रस्तुति के लिए आग्रह करने की बात करता है। फिर वह नलिनी को वहां बुला लेता है और बड़ी विनीत भाव से उसे नृत्य की एक हल्की सी झलक दिखाने का आग्रह करता है। तब नलिनी वहां अपने नृत्य की प्रस्तुति कर समा बांध देती है। इस नृत्य को देखकर उस नृत्य समारोह का आयोजक उसे मुख्य कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य कार्यक्रम में नलिनी का जबरदस्त नृत्य प्रदर्शन उसे एक सितारा बना देता है। राजू एक से एक नृत्य कार्यक्रमों में नलिनी का चयन करवाता है। इससे न सिर्फ नलिनी की प्रसिद्धि बढ़ती है बल्कि इसकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे इसके पास कार, बंगले और अन्य विलासितापूर्ण जीवन जीने की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। राजू नलिनी की प्रसिद्धि का लाभ उठाकर पैसे कमाने में इतना तल्लीन हो जाता है कि नलिनी की थकावट का भी उसे कोई ध्यान नहीं रहता। वह नलिनी से अब मिलता जुलता भी कम ही है और नलिनी के कार्यक्रम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के अलावा अपना ज़्यादा समय दोस्तों यारों के साथ शराब पीने और जुआ खेलने में बिताता है। रोजी यानी नलिनी राजू से सिर्फ इसके काम पर ही ध्यान देकर धन कमाने के चक्कर में रहने और पहले की तरह इसके संग प्यार में नहीं रहने की शिकायत करती है। वह कहती है कि जिस प्रकार से पहले ये दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, ऐसा अब नहीं है। राजू फिर भी इसकी बात को अनसुना कर देता है और सिर्फ नलिनी के जरिए कमाई में व्यस्त रहता है। इस क्रम में एक बार जब वह रात्रि में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने के बाद शराब पीकर नलिनी के पास आता है तो नलिनी उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बाध्य कर देती है। दूसरे दिन राजू नलिनी के पास आकर पूछता है क्या वह इसे सुधरने का मौका नहीं देगी। इस पर वो नलिनी कहती है कि वह तो चाहती है कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम हो कि सुधरने की जगह और बिगड़ते ही चले जा रहे हो। इस बीच नलिनी की प्रसिद्धि की खबर अखबारों में पढ़कर मार्को नलिनी को अपनी पत्नी रोजी होने की बात जान जाता है। तब वह नलिनी को अपनाने के लिए उससे मिलने उसके घर आता है, लेकिन उसके द्वारा दरवाज़ा खटखटाए जाने पर जब राजू दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो सामने मार्को को देखता है। मार्को घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी रोजी यानी नलिनी से मिलना चाहता है। तब राजू उसे ऐसा करने से रोकते हुए यहाँ से चले जाने की बात करता है और इसकी बात नहीं मानने पर गार्ड से धक्का दिलवाकर यहाँ से भगाने की बात करता है। तब मार्को मन में कुछ विचार लिए यहाँ से चला जाता है। एक दिन जब राजू अपने दफ्तर में रहता है तो उसके नाम एक रजिस्ट्री आती है। इस रजिस्ट्री को खोलकर जब वह देखता है उसमें मार्को का लिखा हुआ द केव नामक एक किताब मिलता है। इस किताब में वह अपनी भी चर्चा पाता है। फिर वह यह सोचकर कि इस किताब को छुपा देता है, कहीं से पढ़कर नलिनी के मन में एक बार फिर से मार्को के प्रति प्यार न उमड़ जाए। राजू के दफ्तर में काम करने वाला एक व्यक्ति नलिनी से मार्को द्वारा भेजे गए उस किताब की चर्चा कर देता है। तब नलिनी राजू से मार्को द्वारा भेजे गई किताब को छुपा कर रखने से संबंधित सवाल कर किताब का पता बताने के लिए कहती है। राजू इस बात से अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए वहाँ से आकर अपने नौकर को बड़े जोर से फटकार लगाता और धमकी देता, अगर इसने इससे पूछे बगैर कोई भी काम किया या किसी से भी कोई बात की तो यह उसे निकाल देगा। इसके कुछ दिनों के बाद उसे शहर का बैंकर राजू को बैंक में बुलाता और इस बैंक के दिल्ली ब्रांच में मार्को तथा उसकी पत्नी रोजी के नाम से जेवर जमा होने की बात बताता है। साथ ही कहता है कि मार्को अब अपनी इस अकाउंट को बंद करना चाहता है, इस लॉकर से वह जेवर भी निकालना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए इस कागज़ पर रोजी के भी दस्तखत होने जरूरी हैं, जो इस समय नलिनी के नाम से जानी जा रही है, और इसके बाद इसमें मार्को का दस्तखत होगा। राजू इसे भी मार्को का नलिनी से मिलने का एक प्रयास के तौर पर देखता है। रोजी यानी नलिनी से उस पर दस्तखत करवा कर लाने की जगह इसे टालते रहता है। जब बैंक का मैनेजर नलिनी से मिलना चाहता है या उसे भी नलिनी से मिलने नहीं देता है, तब बैंक मैनेजर कहता है कि आप या तो दस्तखत करवा कर ला दीजिए, नहीं तो मुझे रजिस्ट्री से यह कागज़ रोजी के पास भिजवाना होगा। इस पर राजू बैंक मैनेजर से वह कागज़ ले लेता है और रोजी से दस्तखत करवाने की जगह खुद ही रोजी का दस्तखत कर बैंक मैनेजर को लौटा देता है। बैंक मैनेजर इसे अपने दिल्ली ब्रांच को भेज देता है। दिल्ली ब्रांच से यह कागज़ जब मार्को के पास जाता है तो मार्को इसमें रोजी की जगह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रोजी के नाम से दस्तखत करने की चालाकी को पकड़ लेता है और यह बात वह पुलिस को बता देता है और एक केस दर्ज करवा देता है। इस घटना के बाद राजू अक्सर बेचैन रहता है और नलिनी का सानिध्य पाने का अवसर ढूंढता रहता है। वहीं दूसरी तरफ नलिनी राजू के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से काफ़ी खिन्न रहती है। एक रात जब राजू उसके निकट जाकर सोना चाहता है तो नलिनी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इस पर राजू कहता है कि वह पहले भी तो उसके पास रात में कई बार इसी तरह उसकी गोद में सर रखकर सो जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उसे मार्को की याद आने लगी है। तब नलिनी कहती है कि मार्को एक बात तो ठीक ही कहता था कि मर्दों को औरत के पैसे पर नहीं पलना चाहिए।
इस पर राजू नलिनी से कहता है कि तुम क्या समझती हो कि सारे पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं? नाचना तो तुम पहले भी जानती थी, लेकिन पैसा कमाना तो तुम्हें मैंने सिखाया है। इस पर नलिनी कहती है कि मैं इससे इनकार कहाँ करती हूँ, लेकिन पैसे तो मार्को के घर में भी बहुत थे। इसके बाद राजू दूसरे कमरे में जाकर सोता है। अगले सुबह राजू जब नलिनी से मिलने के लिए जाता है तो नलिनी को एक नृत्य कार्यक्रम के लिए तैयार होते देखता है। नलिनी इसकी उपेक्षा कर नृत्य के कार्यक्रम में चली जाती है। उधर नलिनी की बात से आहत होकर राजू भी काम की तलाश में चला जाता है और शाम में नलिनी के पास जाने की जगह अपना घर चला आता है। एक लंबे अरसे से राजू से नहीं मिलने और अखबार में राजू और नलिनी के बिलगाव होने की खबर पढ़कर राजू की मां राजू के पास आने के लिए बेचैन हो जाती है। तब उसका भाई उसे संग लेकर यह कहते हुए राजू के पास आने की तैयारी करने लगता है कि आखिर इसका खून काम आया और वह नर्तकी अब इसे छोड़कर चली गई है। इससे पहले कि इसकी मां इसके पास आ पाती, एक सुबह इसका मित्र थानेदार इसके पास आता है। इस पर जब राजू उसका कुशल क्षेम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा ही अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद वह उसके नाम से एक वारंट दिखाते हुए कहता है कि इस वारंट को तामीला कराने की जिम्मेवारी मुझे ही दी गई है। तब वह उसके द्वारा रोजी का छद्म दस्तखत कर उसके जेवर चोरी करने का आरोप लगे होने की बात बताता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि नियम के अनुसार तो मुझे अभी तुरंत तुम्हें ले जाकर पहले हाजत में बंद कर देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि रोजी यानी नलिनी इस दस्तखत को अपना दस्तखत मान लेती है तो फिर यह केस खत्म हो सकता है। इसके बाद राजू अपने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर से वह कागज़ लेकर नलिनी के पास यह कहने के लिए जाता है कि वह इस दस्तखत को अपना दस्तखत मानने की बात इस कागज़ पर लिख दे। जब राजू नलिनी से मिलने के लिए जाता है तो नलिनी एक कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए जा रही होती है। वह राजू को वहां देखकर राजू का इशारा करने पर भी बिना राजू से मिले उस नृत्य कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने चली जाती है। यहाँ वह अपने प्रेमी द्वारा छल किए जाने की बात कहते हुए एक नृत्य प्रस्तुत करती है। यहाँ तक कि कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात भी नलिनी राजू से बिना मिले ही अपना घर चली जाती है। तब राजू का दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर देता है। फिर न्यायालय से उसे 2 वर्ष की सज़ा हो जाती है। राजू के जेल में होने पर कहती है कि उससे बड़ी गलती हो गई और गुस्से में आकर उसने उस दस्तखत को अपना नहीं बताया। फिर वह राजू से कहती है कि रिहाई के दिन वह उसे लेने के लिए आएगी और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके अच्छे चाल चलन को देखते हुए जेल प्रशासन राजू को इसकी सजावधि पूरी होने के 6 महीने पहले ही जेल से निकाल देता है। इसके बाद नलिनी राजू की माँ से कहता है कि इससे आगे की कहानी तो आपको मालूम है ही। इधर स्वामी बना राजू एक दिन गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाता है। तब सारे गांव के लोग उसे कहानी को सुनने यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। स्वामी जी इस कहानी में यह बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार जब एक गांव में अकाल पड़ा था तब एक साधु ने 12 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए हठ योग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उस गाँव में वर्षा हुई थी। इसके कुछ दिनों के पश्चात जिस गांव में स्वामी बना राजू रह रहा था वहां भी अकाल पड़ गया। लोग खाने के लिए तरसने लगे। कई लोगों की जान भूख से चली गई थी। यहाँ तक कि लोगों ने साहूकार के घर पर हमला कर उससे मारपीट कर उसके सारे अनाज को लूट लिया और फिर अनाज के बंटवारे को लेकर आपस में एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। ऐसे में जब एक व्यक्ति स्वामी जी के पास खाना लेकर आता है और गांव की इस घटना के बारे में जानकारी देता है तो स्वामी जी यह खाना को वापस भिजवाते हुए कहता है कि लोगों से कहना अगर उन लोगों ने मारपीट नहीं रोका तो स्वामी जी अब आगे खाना नहीं खाएंगे। स्वामी जी का यह संदेश पाकर ग्रामीणों को स्वामी जी के द्वारा कहे उस कहानी की याद आ जाती है और लोग स्वामी जी से भूखे रहकर हठ योग कर गाँव में वर्षा करवाने की प्रार्थना करने लगते हैं। ग्रामीणों के वहाँ से जाने के पश्चात स्वामी जी ने भोला से कहा कि वह इससे पहले भी कई बार कह चुका है कि वह कोई स्वामी नहीं है, बल्कि वह भी इन सभी लोगों की तरह एक सामान्य मानव है। इस पर भोला कहता है कितने लोगों की आस्था के खातिर आप उपवास पर रहेंगे तो भगवान जरूर वर्षा करेंगे। मजबूरी में स्वामी जी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे पहले ही दिन जोरों की भूख लग जाती है। इससे घबराकर वह अगले दिन मंदिर के पिछवाड़े से भागने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उस गांव का वह दोनों पंडित उसे मिल जाता है और उसके इस प्रकार से भागने को लेकर सवाल करता है। इसके बाद वह दोनों पंडित ग्रामीणों को यह कहकर स्वामी जी के विरुद्ध भड़काता है कि देखो स्वामी जी भाग रहे हैं। यह सुनकर ग्रामीण भड़क कर मंदिर के अंदर जाता है तो वहाँ स्वामी को उपवास पर बैठा हुआ पाता है। स्वामी जी को वहाँ देख वह दोनों पंडित वहाँ से भाग जाता है। स्वामी जी के द्वारा गांव में वर्षा करने के लिए इस प्रकार छठ योग करने की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। विदेशी पत्रकार तक आकर स्वामी जी का इंटरव्यू छापता है। इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद दूर दूर से लोग स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। राजू का दोस्त गफूर भी राजू के पास आता है, लेकिन उसके मुसलमान होने को लेकर जब ग्रामीण उसे मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करने देते हैं तब स्वामी जी बना राजू वहाँ आकर उसे अंदर ले जाता है।
राजू की माँ भी लोगों के कहने पर स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आती है और यहाँ राजू को देखकर भाव विभोर हो जाती है और वहीं रुक जाती है। नलिनी भी स्वामी जी की खबर पढ़कर स्वामी जी के बना हुआ राजू से मिलने आती है और यहाँ वह राजू से मिलकर उसके इस हाल पर पश्चाताप करती है और उसकी सेवा शुश्रूषा में जुट जाती है। इधर दिनों दिन उपवास के कारण स्वामी जी की हालत खराब होते चली जाती है। स्वामी जी के रूप में आध्यात्मिक राजू और मानवीय राजू के बीच भी अंतर्द्वंद चलता है, लेकिन इस अंतर्द्वंद में आध्यात्मिक राजू की जीत होती है कि लोगों की रक्षा के लिए उसे अपने प्राण उपवास पर रहते हुए भी त्याग देना चाहिए। इस दौरान एक ग्रामीण अपने मित्र बालक को लेकर स्वामी जी के शरण में आकर उसे जीवित कर देने की प्रार्थना करता है। तो स्वामी जी ईश्वर से प्रार्थना करता है वह इसकी जान लेकर भी इस बच्चे की ज़िंदगी बचा दे। स्वामी जी की प्रार्थना को भगवान सुन लेते हैं और न सिर्फ उस बच्चे को जीवन दान देते हैं बल्कि गांव में जोरदार वर्षा भी करते हैं। वर्षा को देखकर सारे लोग आनंदित हो जाते हैं। नलिनी भी इस दृश्य को देखने लगती है। फिर वह वहां से भागकर राजू के पास आकर इस बात की सूचना देती है कि भगवान ने उसकी सुन ली, लेकिन तब तक राजू यानी स्वामी जी का यह लीला समाप्त हो जाता है और वह इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार जाते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म गाइड की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।